वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था वाटर रेगुलेशन। वाटर रेगुलेशन में हमने डिस्कस किया था कि जब किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, धीरे धीरे प्लांट सेल में वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे प्लांट सेल में वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, धीरे धीरे वाटर क्या निकल जाता है बाहर। इसको हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे प्रोसेस हो सकता है। मान लीजिए एक प्लांट सेल, ऐसे सेल है प्लांट सेल, तो कैसी सेल है प्लांट सेल, कैसी सेल है मान लीजिए प्लांट सेल, कैसी सेल है प्लांट सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल की ये सेल वॉल है, क्या है सेल वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन, क्या है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है ये सेल, बाहर सेल वॉल है, अंदर क्या है सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल में प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ है, ये क्या है प्रोटोप्लाज्म, ये सेल में प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है। और इस सेल के बिल्कुल बीचों बीच एक वैक्यूल है, जो जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल पाएगा, बीचों बीच क्या है वैक्यूल, बीचों बीच क्या है वैक्यूल है। ठीक है, और जब इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, जब हम इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, और ये न्यूक्लियस है इस सेल का जो कि बिल्कुल साइड में होता है, ठीक है सेल का न्यूक्लियस है। जब इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस सबसे पहले कहाँ होगा, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में। वाटर लॉस सबसे पहले कहाँ होगा, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और ये सेल कैसे हो जाएगी, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में वाटर लॉस होगा, तो सेल कैसे हो जाएगी, ये सेल कुछ इस तरह की, किनारों से सेल जो है वो यहाँ से गुजरेगी, और ये सेल की क्या होगी वैक्यूल, ये सेल की क्या होगी वैक्यूल। ठीक है, जब और वाटर लॉस होगा तो वाटर लॉस वैक्यूल से भी होगा। वाटर लॉस कहाँ से होगा, वैक्यूल से भी होगा। तो सेल कैसी दिखेगी, तो जो साइटोप्लाज्म है वो और छोटा हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, और कम हो जाएगा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये वैक्यूल होगी, ये क्या होगी वैक्यूल, वैक्यूल और छोटी होगी, वैक्यूल और छोटी, ये क्या होगा न्यूक्लियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो धीरे धीरे वाटर का लॉस होता है। ये वाटर का लॉस पहले साइटोप्लाज्म से होता है, फिर वैक्यूल से भी होता है, तो क्वेश्चन आता है कि सेल का कैसा ऐसा ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स कैसा ऐसा जिसपे हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा, तो वैक्यूल है। वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का पड़ता है। तो जब भी ये साइटोप्लाज्म बाहर निकलता है, तो सबसे पहले जब भी वाटर बाहर निकलता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा और फिर वैक्यूल से निकलेगा, फिर किससे निकलेगा वैक्यूल से निकलेगा। ठीक है, तो ये था इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला था, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा था, प्लाज्मोलिसिस। इस पूरे प्रोसीजर को हमने क्या कहा था, प्लाज्मोलिसिस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। जब इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो प्रोसीजर वापस रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
रिवर्सल, इसे कहेंगे डी प्लाज्मोलिसिस। क्या किसे क्या कहेंगे? डी प्लाज्मोलिसिस। एक है प्लाज्मोलिसिस, एक है डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा है वो बाहर निकलता है, तो वाटर, प्लाज्मा का वाटर क्या है, निकलता है, बाहर निकलता है। पहले ये जो वाटर है ये साइटोप्लाज्म से बाहर निकलता है, जिससे कारण साइटोप्लाज्म जो किनारों से है वो वहां से कम होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और फिर बिल्कुल बीच में सेंटर में ही आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल बीच बीच में कहा जाता है, सेंटर में ही आ जाता है। और फिर वैक्यूल से भी वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। फिर वैक्यूल से भी क्या होता है, वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने प्लाज्मोलिसिस कहा था। और जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसे वापस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये वापस नॉर्मल अवस्था में कोई सेल आ जाएगा। इसे डी प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। ठीक है, इसे डी प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। अब जो अगला टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए प्लांट सेल है। ठीक है, मान लीजिए प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल की ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस सेल के बिल्कुल बीचों बीच वैक्यूल होती है। सेल के बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है, वैक्यूल होती है, वैक्यूल होती है। इस सेल में बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है, वैक्यूल होती है। साइड में न्यूक्लियस होता है, साइड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। दो टर्म आती है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। मान लीजिए ये सेल है, ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। तो प्रोटोप्लाज्म ये होता है जो सेल के बिल्कुल बाहर होता है, जो न्यूक्लियस के बाहर होता है और सेल के अंदर होता है। जो न्यूक्लियस के बाहर होता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म आ गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। दोनों को हमने क्या कह दिया, प्रोटोप्लाज्म। दोनों को हमने क्या कह दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो वहां मैंने साइटोप्लाज्म शब्द का यूज किया था, अब मैं प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज कर रहा हूँ। तो ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में फर्क है, इन दोनों को मिलाकर हमने प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया। तो ये बाहर क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर क्या जाएगा, अंदर जाएगा। वाटर क्या जाएगा, अंदर जाएगा। वाटर क्या जाएगा, अंदर जाएगा। वाटर आ गया अंदर। और हम जानते हैं कि चाहे वाटर अंदर जाए या बाहर जाए, तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म पे इंपैक्ट पड़ेगा, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म पे इंपैक्ट पड़ेगा, और फिर वैक्यूल पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो वाटर कहां जाएगा, वैक्यूल के ऊपर। जैसे वाटर वैक्यूल के अंदर गया तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा किसके ऊपर, टोनोप्लास्ट के ऊपर। टोनोप्लास्ट वापस ये प्रेशर किसके ऊपर करेगी, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। प्रोटोप्लाज्म यही प्रेशर किसके ऊपर क्रिएट करेगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही वाटर अंदर आएगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो जैसे ही वाटर अंदर आएगा तो वाटर सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, फिर वैक्यूल में, वैक्यूल एक प्रेशर उत्पन्न करेगी सेल टोनोप्लास्ट, क्योंकि वैक्यूल की बाहरी मेम्ब्रेन कौन सी है, टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट फिर वापस प्रोटोप्लाज्म में प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रोटोप्लाज्म पर लगने वाला प्रेशर किस पे जाएगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। और जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, ये प्रेशर लगाएगी सेल वॉल के ऊपर। ये किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, सेल वॉल के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल वॉल के ऊपर लगाया गया प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल वॉल के ऊपर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर। ये क्या है, टर्गर प्रेशर। तो अगला टॉपिक क्या था, टर्गर प्रेशर। अगला टॉपिक क्या था, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर होता क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल वॉल पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर है क्या, सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल वॉल पर लगाया गया प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर। देखिए सेल तो कई तरह की होती है, जैसे हमने पढ़ी थी एक फ्लैसिड सेल पढ़ी थी, कौन सी सेल थी, फ्लैसिड सेल। एक हमने पढ़ी थी, कौन सी सेल पढ़ी थी, प्लाज्मोलाइट सेल पढ़ी थी।
प्लाज्मोलाइज्ड सेल पढ़ी थी, ठीक है। एक हमने कौन सी सेल पढ़ी थी? टर्जिट सेल पढ़ी थी, टर्जिट सेल पढ़ी थी। एक मैं नॉर्मल सेल की भी बात कर लेता हूं। ये चार तरह की सेल हमने, ये चार तरह की सेल को हम लिख सकते हैं, प्लाज्मोलाइट सेल, टर्जिट सेल और नॉर्मल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल पे प्रेशर लगा रही है उसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है। टर्गर प्रेशर लग क्यों रहा है? ऑस्मोसिस के कारण, क्योंकि वाटर अंदर आ रहा है और ऑस्मोसिस यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और वही ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे आ रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन पे, और सेल मेम्ब्रेन किस पे लगा रही है? सेल वॉल पे, और उसे हमने क्या बोला? टर्गर प्रेशर था। हमने एक फ्लैसिड सेल की बात की थी। फ्लैसिड सेल कौन सी होती है? ऐसी सेल जिसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ऐसी सेल जिसे हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा था, ऐसी सेल जिसे हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा था। तो जितना वाटर अंदर आया था उतना वाटर क्या गया था? बाहर गया था। तो ऐसी सेल पर टर्गर प्रेशर 0 लगता है। टर्गर प्रेशर कितना लगता है? 0 लगता है। ऐसी सेल टर्गर प्रेशर लगा ही नहीं पाएगी, क्योंकि जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना वाटर क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो फ्लैसिड सेल पे टर्गर प्रेशर कितना होता है? 0 है। फ्लैसिड सेल पे टर्गर प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। फ्लैसिड सेल पे टर्गर प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। बात करें प्लाज्मोलाइट सेल की, बात किसकी करें? प्लाज्मोलाइट सेल की। मान लीजिए नॉर्मल सेल है, कैसी सेल है? नॉर्मल सेल है। ये इसका क्या आ गई? सेल मेम्ब्रेन आ गई। क्या आ गई? सेल मेम्ब्रेन आ गई। जब प्लाज्मोलिसिस हो गया, हमने अभी प्लाज्मोलिसिस देखा था, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? अंदर की तरफ, क्योंकि वाटर लॉस होगा तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म से होगा, फिर वैक्यूल से होगा। तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ चली जाएगी? अंदर की तरफ चली जाएगी। तो जितना टर्गर प्रेशर लगना था वो तो और कम हो गया, टर्गर प्रेशर तो और कम हो गया, क्योंकि टर्गर प्रेशर है क्या? सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल वॉल पे लगाया गया प्रेशर, ये प्रेशर तो और कम हो गया। तो जो प्लाज्मोलाइट सेल है इसका टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है। कैसे होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना? कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि प्लाज्मोलाइट सेल से जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर निकल गया, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ आ गई। हमने देखा था अभी। तो प्लाज्मोलाइट सेल का टर्गर प्रेशर क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। टर्जिट सेल जो पूरी तरह से फुली हुई सेल है, जो पूरी तरह से फुली हुई सेल है, सेल फुली क्यों? क्योंकि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। सेल फुली क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर अंदर आया और ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, जिस कारण से सेल क्या होगी? फूल गई। तो फुली हुई सेल का टर्गर प्रेशर कितना होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। कितना होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। कितना होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। कितना होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। और नॉर्मल सेल का टर्गर प्रेशर कितना होगा? 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, के अंदर होगा। 0 से लेकर ऑस्मोटिक प्रेशर, 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर, 0 से ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हमने टर्गर प्रेशर डिस्कस किया। टर्गर प्रेशर है क्या? सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल वॉल पर लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है? टर्गर प्रेशर कहलाता है। फ्लैसिड सेल में जितना वाटर अंदर जाता है उतना ही वाटर क्या आता है? बाहर आता है, तो इसमें टर्गर प्रेशर 0 होता है। प्लाज्मोलाइट सेल में क्योंकि प्लाज्मो का लाइसिस हो गया सेल और पिचक गई, तो जो टर्गर प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा। टर्जिट सेल में जो फुली हुई सेल है वो फुली क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है उतना क्या लग रहा है? टर्गर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है उतना क्या लग रहा है? टर्गर प्रेशर लग रहा है। तो टर्जिट सेल का टीपी ओपी के बराबर होता है, ठीक है। और नॉर्मल सेल का ओपी 0 से ओपी के बीच में होता है, टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये था टर्गर प्रेशर। अब इस टर्गर प्रेशर के सिग्निफिकेंस क्या? इस टर्गर प्रेशर के सिग्निफिकेंस, इस टर्गर प्रेशर का महत्व क्या? एक प्लांट है माइमोसा प्यूडिका, कौन सा प्लांट है? माइमोसा प्यूडिका, ठीक है। इस प्लांट में सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट पाई जाती है। कैसी मूवमेंट पाई जाती है? सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। कैसी पाई जाती है? सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। कैसी पाई जाती है? सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। इस माइमोसा प्यूडिका नामक प्लांट में जो सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट है ये टर्गर प्रेशर के कारण पाई जाती है। तो पहला क्या हो गया? माइमोसा प्यूडिका प्लांट्स में जो सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? टर्गर प्रेशर के कारण पाई जाती है। दूसरा क्या है?
जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, ये अपनी शेप को कैसे बनाए रखते हैं? तो इसी टर्गर प्रेशर के कारण अपनी शेप को बनाए रखते हैं। अपनी शेप को कैसे बनाए रखते हैं? इसी टर्गर प्रेशर के कारण बनाए रखते हैं। ठीक है, पहला है माइमोसा पोटिका में सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट किसके कारण पाई जाती है? टर्गर प्रेशर के कारण पाई जाती है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड है वो अपनी शेप को कैसे बनाए रखते हैं? इसी टर्गर प्रेशर के कारण बनाए रखते हैं। तीसरा जो था मैंने बताया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है, ठीक है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ना दिया जाए ऑप्शन में तो वो आ जाएगा टर्गर प्रेशर के कारण। किसके कारण आ जाएगा? टर्गर प्रेशर के कारण। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसके कारण होता है? वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट ग्रेड था तो उसमें आंसर क्या आया था? टर्गर प्रेशर। तो आप इसे टर्गर प्रेशर से भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही तो टर्गर प्रेशर लग रहा है। सेल मेम्ब्रेन उसी कारण तो सेल वॉल पे प्रेशर डाल रही है, क्योंकि उसमें खुद में ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है। तो ये तीन थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में लिखा था, ठीक है। तीसरा क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो तीन टर्गर प्रेशर के क्या हो गए? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं इस बीकर में प्योर वाटर ले रहा हूं। कैसा वाटर ले रहा हूं? प्योर वाटर। इस बीकर में क्या है? प्योर वाटर, बिल्कुल। क्या है? कैसा वाटर है? प्योर वाटर। और हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है? एक डिस्कस किया है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक हमने डिस्कस किया है डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर। ये दो ही प्रेशर हमने पहले सबसे पहले ये डिस्कस किए थे, ओपी और डीपी। प्योर वाटर का ओपी 0, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 0 होता है। और डिफ्यूजन प्रेशर होता है 1236 एटमॉस्फेयर, 1236 एटमॉस्फेयर। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है और डिफ्यूजन प्रेशर कितना होता है? 1236 ऑस्मोमीटर। ये प्योर वाटर है। जैसे ही अब इसमें सोल्यूट डालेंगे, जैसे ही अब इसमें क्या डालेंगे? सोल्यूट डालेंगे। जैसे ही अब इसमें हम सोल्यूट डालेंगे, जैसे ही अब इसमें क्या डालेंगे? सोल्यूट डालेंगे। जैसे हम इसमें हम क्या डालेंगे? सोल्यूट डालेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर था क्या? सोल्यूट द्वारा सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन पे लगा गया प्रेशर, तो सोल्यूट बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर का मान क्या होगा? डीपी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। डीपी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर प्योर वाटर है तो ओपी 0 है, डीपी 1236 एटमॉस्फेयर है। जैसे ही हम इसमें सोल्यूट डालेंगे तो डीपी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्योर वाटर का अपना एक डीपी होगा और जैसे सोल्यूट डालेंगे डीपी का मान क्या हो गया? कम हो गया। इस प्रोसेस इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसी सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, किसी सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे ही सॉल्यूट डाल रहे हैं डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अगला टॉपिक क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब जो हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। कौन सा है? डिफ्यूजन प्रेशर
डेफिसिट। हमने अभी देखा था कि प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे उसमें सोल्यूट डालते हैं डिफ्यूजन प्रेशर क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर यानी विसरण दाब न्यूनतम, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मान लीजिए ये होता है, तो डिफ्यूजन प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का, पेवर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का या पेवर सॉल्वेंट का। डिफ्यूजन प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, माइनस किसका, डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन का। डिफ्यूजन प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है क्या, विसरण दाब न्यूनतम क्या है, विसरण दाब प्योर सॉल्वेंट का, जैसे उसमें सोल्यूट डाला तो वो विसरण दाब में कम, वो सॉल्यूशन बन गया तो उसका विसरण दाब, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्वेंट माइनस डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन का, यही है विसरण दाब न्यूनतम। इसे हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डीपीडी का मान हम ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर में से जब टर्गर प्रेशर को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी यानी टर्गर प्रेशर। अगर हम जनरल टर्म में समझे कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है क्या, जनरल टर्म में समझे तो इसका मतलब होता है डिमांड ऑफ वाटर। क्या होता है, डिमांड ऑफ वाटर, डिमांड ऑफ वाटर। उस सेल को वाटर की कितनी डिमांड है। मान लीजिए ये सेल, इस सेल का जो डीपीडी है वो है 10 और इस सेल का डीपीडी क्या है 2। तो ये सेल कह रही है मुझे 10 वाटर की रिक्वायरमेंट है, ये सेल कह रही है मुझे 12 वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वाटर जहां ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहां जाएगा, 12 को ज्यादा रिक्वायरमेंट तो वाटर यहाँ ऐसे जाएगा। यानी वाटर का फ्लो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होता है। वाटर का फ्लो कैसे होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ। डीपीडी है क्या, डिमांड ऑफ वाटर, या इसे हम कैसे समझते हैं, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं, डीपी समझते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं 4 तरह की सेल ले रहा हूं, ये 4 तरह की सेल, फ्लैसिड सेल, प्लाज्मोनाइट सेल, टर्जिड सेल और होमोन सेल। सबसे पहले मैं फ्लैसिड सेल लेता हूं। कौन सी सेल, फ्लैसिड सेल। ये कौन सी सेल है, फ्लैसिड सेल है। फ्लैसिड सेल में डीपीडी क्या होगा, ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी। टीपी फ्लैशिड सेल में कितना होता है, 0। तो डीपीडी किसके बराबर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो फ्लैशिड सेल में वाटर की डिमांड कितनी होगी, जितना उस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि टर्गर प्रेशर तो 0 होता है, टर्गर प्रेशर तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये फ्लैशिड सेल का डीपीडी आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात करूं प्लाज्मोलाइज्ड सेल की। दूसरी सेल कौन सी है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यहां डीपीडी कितना होगा, ओपी माइनस टीपी, जो जनरल फॉर्मूला। टीपी नेगेटिव होता है, टीपी कैसा होता है, नेगेटिव। तो ओपी माइनस टीपी, ठीक है। यानी डीपीडी कितना आ गया, डीपीडी कितना आ गया, ओपी प्लस टीपी, ओपी प्लस टीपी, ठीक है। यहां डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा है क्योंकि सेल कैसी है, प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मा बाहर निकल चुका है, वाटर यहां से लिसिस हो चुका है, वाटर बाहर निकल चुका है। तो डिमांड ऑफ वाटर क्या है, ज्यादा है। या ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा आपको प्रेशर लग रहा है, डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीपीडी है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है। डीपीडी किससे ज्यादा हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्योंकि डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा है, ठीक है। प्लाज्मोलाइट सेल है ना, तो डिमांड ऑफ वाटर कैसी है, ज्यादा है। अब तीसरी सेल कौन सी है, टर्जिड सेल, टर्जिड सेल। तो टर्जिड सेल देखते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है क्या,
डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्वेंट का यानी प्योर सॉल्वेंट का माइनस डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन का। ठीक है, अब कौन सी सेल देखते हैं? टर्जिट सेल। तीसरी सेल कौन सी है? टर्जिट सेल है। कौन सी है? टर्जिट सेल। कौन सी है? टर्जिट सेल। तो टर्जिट सेल में फॉर्मूला तो वही रहेगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। टीपी किसके बराबर है? ओपी के बराबर है। तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा? ओपी माइनस ओपी। डीपीडी की वैल्यू क्या आएगी? 0। जो सेल टर्जिड है, फुली हुई कोशिका है, टर्जिड सेल है, वहां डिमांड ऑफ वाटर क्या है? ही नहीं, 0 है। वही तो हम बोल रहे हैं कि जो सेल पूरी तरह से फूल चुकी है उसमें डिमांड ऑफ वाटर क्या है? डीपीडी क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसका जो टर्जिड सेल है उसका डीपीडी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि उसमें वाटर की डिमांड ही नहीं है। डीपीडी हमने क्या बोला था? डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब चौथी सेल जो नॉर्मल सेल है उसका वही आता है डीपीडी। क्या आता है? ओपी माइनस टी, वही नॉर्मल फॉर्मूला। तो जो यहाँ पे नॉर्मल सेल का टीपी होगा वो रख देंगे और ओपी से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो सिंपल है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने ये डीपीडी देखा। हमने यहाँ क्या देखा? डीपीडी देखा। डीपीडी में हमने एक ऑस्मोटिक प्रेशर को देखा, एक टर्गर प्रेशर को देखा। एक ऑस्मोटिक प्रेशर को देखा और एक टर्गर प्रेशर को देखा और एक इसको देखा डीपीडी को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।